Good morning to all of you. Good Vishakha, morning, teacher. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बड़े मस्त हो? हाँ। ओके, चलिए आज एक प्यार भरी कहानी को लेकर आज के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं और जिसका नाम है सरहद के इस पार। नासिरा शर्मा की यह जो कहानी है अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के रूप में आती है। देखिएगा कि जैसे कि प्रास्ताविक रूप में हमने आपको बताया था इसके पूर्व भी किस प्रकार से हमारी कहानी का जो नायक है रेहान, है ना, चूंकि रेहान और सुरैया आपा एक दूसरे से प्यार करती हैं और एक दूसरे के प्यार करने के बावजूद उन सामाजिक मर्यादाओं में, सामाजिक सीमाओं में जब वो बन जाते हैं, है ना, तब की स्थिति उस रेहान की कैसे हो जाती है। दोस्तों, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो आज समाज में न जाने कितने ऐसे रेहान हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। आज न जाने कितनी ऐसी सुरैया आपा है जो सामाजिक मर्यादाओं में अपने आप को ढाल देती हैं। देखिएगा कि इस कहानी के माध्यम से एक चेतना आपके बीच में जगने वाली है। चेतना वो नहीं जो हमारे बीच में रहती है हमेशा। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जिस प्रकार हमारा रेहान ऊपर चला जाता है, खपरेल को तोड़ता है और स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों की हमारी जो कहानी है प्रास्ताविक के दरमियान हम आपको बता चुके हैं कि रेहान नाम का पात्र है, सुरैया आपा उसकी प्रियतमा है, उसके साथ वो प्यार करता है। नरगिस चूंकि रेहान की छोटी बहन के रूप में आती है, उसके घर में रहने वाले पात्र और भी हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे उनकी अम्मा को क्या कहा जाता है, दादी क्या, दादा उसके घर में होते हैं, दद्दा उसके घर में होती है, अम्मा उसके घर में होती है और उसके साथ साथ शकूर चाचा नामक एक पात्र भी जुड़ता है। और जिस शकूर चाचा से हमारा रेहान बहुत डरता है क्योंकि मार भी खाता है। और हाँ, और एक बात कि एक हिंदू संस्कृति को मानने वाली हिंदुओं के विरोध में यह कार्य करता है, हिंदुओं को गालियां देता है। लेकिन जब हिंदुओं को गालियां देने के पश्चात भी हिंदू लड़की पर आंच आती है तो क्या हमारा रेहान उस लड़की को बचा पाता है या नहीं बचा पाता? अंत किस तरह दारुणिक और कारुणिक होता है यह आगे देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को। खपरेल तड़ातड़ कच्चे आंगन में गिरकर टूट रही थी। आपको पता होगा कि प्राचीन जमाने में यदि हम लोग चले जाते, अभी भी है, मतलब यदि हम मध्य प्रदेश की ओर चले जाते तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ही कम मायने में पाए जाते हैं खपरेल। पता होगा आपको, कितने लोगों को पता है कि खपरेल के घर होते हैं, मतलब अपने आंगन पर वो डाल दिए जाते, ईंट के जैसे होते हैं लेकिन वो पतले होती, पतली ईंट होती है ना, उसे खपरेल कहा जाता है। पता है आपको? देखा है आपने कभी? जी हाँ। देखिए, है ना। देखिए क्या होता है कि उन खपरोलों के घरों में बड़ा ठंडा फील करते हैं, है ना। मतलब जैसे धूप के दिनों में हमें एहसास तक नहीं होता है कि हम धूप में हैं। बहुत फील, आनंद का फील और ठंडा कूल कूल ऐसा लगता है उस खपरेल के घरों में। तो ऐसे ही खपरेल ऊपर चढ़ा हुआ है आंगन में उस घर पर, और वो खपरेल तड़ातड़ तोड़कर आंगन में नीचे गिरा गिरा कर तोड़ रहा है। मगर किसी में हिम्मत नहीं थी आंगन में निकलकर या फिर दालान से रेहान को आवाज देकर मना कर देता। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी कि वह घर के बाहर निकले और उस दालान से रेहान को आवाज तक दे और उससे मना कर दे। अब इस सदमे से अम्मा को दौरा पड़ गया, उसके हाथ पैर ऐठ गए, मुंह से झाग निकल रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही अभिव्यक्ति रह गई थी कि वह थी गिरकर बेहोश हो जाना। और देखिए, जब एक युवा शक्ति पर खास तौर पर यहाँ पर इस कहानी में बल दिया गया है कि एक युवा शक्ति होने के बाद, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, ध्यान में रखिएगा, ये केवल रेहान एक लड़का होने के नाते ही नहीं, बल्कि हम यूं कहना चाहेंगे कि जब भी बात चलती है युवा शक्ति की, तो युवा शक्ति भले ही किसी न किसी रूप में अपने आप में बिजी रहते हो, लेकिन यहाँ पर यदि चर्चा करते हैं तो निश्चित ही तौर पर हमारी जो युवा शक्ति है, तो युवा शक्ति को सबलता के साथ प्राप्त करना नितांत आवश्यक होता है दोस्तों। क्योंकि आप ही एक ऐसे परिवार के आधार स्तंभ हो, या हम यूं कहते हैं कि आपका ये गोल्डन ईयर है
है ना। तो गोल्डन ईयर कैसे, अब आप तो कहोगे कि हमें तो रोज क्लास को अटेंड करना पड़ता है, होम असाइनमेंट को भी कंप्लीट करना पड़ता है, वो देना भी पड़ता है, और इतना सब करने के बाद कैसा रहा गोल्डन ईयर। तो बेटा मुझे लगता है ऐसा कि आप आपके परिवार के सेलिब्रिटी हो, और एक सेलिब्रिटी होने के नाते आपको पता है कि परिवार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो आप ही के अनुरूप किए जाते हैं। मतलब देखिएगा कि यदि घर में किसी बड़े दीदी की शादी होती है, तो घर में रहने वाले बड़े लोगों की शादी तय करते समय अपने पेरेंट्स पहले तो आपसे चर्चा करते कि बेटा आपके एग्जाम कब होती है ना। बस रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप आपके परिवार के सेलिब्रिटी है, ठीक ओके, ठीक वैसे ही रेहान अपने परिवार का सेलिब्रिटी है। और यदि परिवार का सेलिब्रिटी युवा शक्ति खास तौर पर यदि इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो मतलब देखिएगा परिवार की हालत कैसे होगी, है ना। तो खपरेल धरातट कच्चे आंगन, वो जो कच्चा आंगन है उसमें वो गिराकर तोड़ रहा है, फेंक रहा है, मगर किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वो आंगन में निकलकर उस फिर से दालान से ही रेहान को आवाज दे दे और मना कर दे कि तू ये कार्य क्यों कर रहा है। और इस हादसे से अम्मा को दौरा पड़ गया, हाथ पैर उसके हट गए, मुंह से झाग निकलने लगा, उनके पास सिर्फ एक ही अभिव्यक्ति रह गई थी और वह थी गिरकर बेहोश हो जाना। मुसीबत जब आती है तो चारों ओर से आती है, दद्दा ने अम्मा का हाथ सहलाते हुए कहा। मतलब अब तो मुसीबत ही आई ना, और मुसीबत एक ओर से नहीं आती, उसको चारों ओर से घेर लेता है। देखिएगा जब भी मनुष्य पर एक मुसीबत आती है, एक समस्या आती है, तो एक समस्या के साथ साथ उस समस्या को सुलझाता नहीं, तब दूसरी समस्या, दूसरी नहीं खत्म होती तीसरी। तो इस प्रकार से मनुष्य क्या है, मनुष्य उसी समस्याओं के इर्द गिर्द पहुंचने लगता है और वो अपना अस्तित्व खो देता है। रोने से काम नहीं चलेगा लड़की, पीछे की खिड़की से किसी को पुकारो। अब दद्दा जो है, दद्दा उन अपनी अम्मा को समझाने का प्रयास कर रही है कि बेटा रोने से काम नहीं चलेगा, पीछे से कुछ किसी को पुकारो, शायद शकूर घर पर मिल जाए। दद्दा ने नरगिस से कहा, जो माँ का चेहरा देख देख कर रो रही थी। दद्दा की बात सुनकर वह भागी। अब देखिएगा नरगिस है तो नरगिस भी रो रही है, और साथ ही में उसकी अम्मा, क्योंकि अम्मा तो बेहोश हो गई है, और अब इस हालत में आज हमारी जो अम्मा है, अम्मा को समझाने का सफल प्रयास कर रही है निरंतर रूप से दद्दा। दद्दा भी रो रही है, लेकिन दद्दा की बात सुनकर नरगिस वहां से भाग जाती है। शकूर चाचा, शकूर चाचा, नरगिस की भर्राई आवाज गूंजी। देखिए छोटे बच्चे भी घर की उन सभी हालातों से परिचित हो जाते हैं। बेटा ध्यान में रखिएगा कि जब बड़ों का बर्ताव इस प्रकार का होता है, बड़े लोगों के अपने घर में जो जो चीज चल रही है, जिस भी प्रकार का सामाजिक पारिवारिक संकट हम पर यदि मंडराता है, तो उस परिवार का हर एक व्यक्ति उन सभी समस्याओं से अपने आप परिचित हो जाता है। ऐसी हमारी इस कहानी की छोटी बालिका नरगिस, और उसके मन पर, उसके माइंड पर कितना आघात हुआ कि उसकी भर्राई हुई आवाज मार होती है तो अपने आप को अश्रु की धारा बहती है। दोस्तों होता है, ऐसा होता है आपके साथ या नहीं होता है, बताइएगा। होता है। होता है, वेरी गुड। शकूर चाचा, शकूर चाचा को नरगिस भर्राई हुई आवाज से गूंज रही है, उनको बुला रही है। क्या है बन्नो? नरगिस को प्यार से शकूर चाचा क्या कहते हैं? बन्नो। क्या है बन्नो? शकूर चाचा शो बनाते हुए सामने आए। भैया आज फिर सारे खपरेल आंगन में फेंक रहे हैं, नरगिस ने रोते हुए कहा। आ रहा हूं, कहकर शकूर चाचा कमरे में लग पे, और खपरेल के टूटने की आवाज के साथ एक और आवाज उभर रही थी। मैं अब देखिएगा कि खपरेल के टूटने, हमारी कहानी आगे बढ़ाई जा रही है दोस्तों, आपको क्लियर तो हो रही है ना? समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? देखिए स्टार्टिंग कैसे हुई कि जो हमारा कहानी का नायक है रेहान, वहां पर बैठा हुआ है घर के ऊपर छप्पर पर, और वो छपरेल जो है, वो नीचे खपरेल जो है, माफ कीजिएगा, खपरेल छप्पर पर बैठा हुआ है, और छप्पर पर बैठा हुआ खपरेल जो है उसे फेंक रहा है, कच्चे आंगन में तोड़ रहा है, और उसे रोकने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। और उसकी यह हालत देखकर उसकी अम्मा
आज बेहोश होकर गिर, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। और दद्दा उसे समझाने का प्रयास करती कि लड़की, रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत से काम लेना है, पिछवाड़े से किसी को पुकारो ताकि उनसे रोक दिया जाए, रेहान के व्यक्तित्व को रोक दिया जाए, रेहान के उस कफिल को तोड़ने के कार्य को बचा लिया जाए। और नरगिस चूंकि छोटे पात्र के रूप में आती है और वह भराती हुई चली जाती वहां पर और रोती हुई आवाज देती। शकूर चाचा आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिए बेटा, आप लोग देख रहे हो। शकूर चाचा मतलब उसकी आवाज से एक भर्राई हुई आवाज गूंज रही, क्योंकि रोने के बाद हमारी आवाज कैसे निकलती पता होगा आपको, आप लोग भी रोए होंगे, किसी ने रुलाया होगा आपको, और नहीं रुला है तो बहुत अच्छी बात है, कल्पना कीजिए केवल रोने की और आप लोग आगे बढ़िएगा। इतना क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. आगे बढ़े आपकी इच्छा हो तो। Yes. भैया आज फिर अब देखिएगा कि शकूर चाचा के साथ बात करने के लिए नरगिस पहुंच चुकी है और क्या कहती है। भैया आज फिर सारे कपड़े आंगन में फेंक रहे हैं, नरगिस ने रोती हुई कहा। आ रहा हूं, कहकर शकूर चाचा कमरे में लपके। खपरेल के टूटने की आवाज के साथ एक और आवाज उभर रही थी। अब देखिए, केवल खपरेलों को तोड़ नहीं रहा था हमारा रेहान, तो क्या बताता है, मैं बता दूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा, मुझसे बचकर कोई भाग सकता है, मैं पूरी दुनिया जलाकर राख कर दूंगा। अब गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है उसे खुद को पता नहीं है। और रेहान जब इस प्रकार का वक्तव्य दे रहा है तो रेहान भाई को पीछे से पकड़कर शकूर चाचा कमरे में लेकर आए। इस पकड़ा धकड़ी में उनके हाथ पैर कई जगह से जख्मी हुए थे। नरगिस को रेहान भाई की हालत देख देख कर सुरैया आपा से नफरत हो गई थी। वह अगर ऐसा न करती तो क्या भैया की ऐसी हालत बनती। एक मासूम सी हमारी छोटी सी नरगिस, लेकिन उसके मन में, उसके माइंड में किस प्रकार के सवालों को उठा रही है देखिएगा दोस्तों, कि सुरैया आपा ही केवल मेरे भाई की इस हालत की एकमात्र जिम्मेदार है। यदि सुरैया आपा इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देती, इस प्रकार का कार्य नहीं करती, तो क्या मेरे भाई की इस प्रकार की हालत होती। अम्मा को अब होश आ गया था। दद्दा उनको रूह अफ़ज़ा पिला रही है। अब्बा को शकूर चाचा ने फोन कर दिया, भैया कमरे में बंद है। खिड़की से उसने झांका, वह सुस्त बेदम फर्श पर पसीने से नहाए और औंधे पड़े हुए हैं। मात्र 7 साल की नरगिस सब कुछ देख रही है। सवाल आपको पूछा जा सकता है, बेटा रेहान की छोटी बहन का नाम क्या था? रेहान की छोटी बहन का नाम क्या था? नरगिस। नरगिस नरगिस कितने साल की थी? 7 साल की। वेरी गुड। 7 साल की। दद्दा सुरैया आपा को दुपट्टा फैलाकर कोस रही है। अम्मा उन्हें मना रही है। ऊपर नीम पर बैठी चील चीख रही है ना। दोस्तों चील का चीखना अच्छा नहीं माना जाता है ना। चील होती है, आपको पता होगा, तो चील का चीखना अच्छा नहीं, मतलब वो अब अशुभ माना जाता है ना, अशुभ माना जाता है। शुभ शकुन के तौर पर यदि हम लोग प्राप्त करते, जैसे बिल्ली को हम लोग रास्ता पार करते जाते हैं तो बिल्ली का जाना अशुभ माना जाता है, ठीक वैसे ही अपशकुन माना जाता है चील का आवाज देना। तो ऐसे ही वह ऊपर बैठी नीम पर जो चील है वह चीख रही है जोर जोर से, और दत्ता सुरैया आपा को दुपट्टा जो है वो धूप में फैला रही है और उसे कोस रही है। इन्हीं चीलों को रेहान भाई कितना परेशान करते थे। जिस दिन बाजार से वो गोश्त लाते, साथ में खिचड़ी जरूर लाते हैं। फिर आंगन के ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर खिचड़ी उछालने का नाटक करते, चीखते, अंडे बच्चे वाली चील चिलोरिया। एक बार किसी आई चील उनकी उंगली को जख्मी कर गए। कितना खून निकला था। सुरैया आपा भी क्या चील है? भैया को पागल बना दिया। दद्दा कहती नासपीटी जहन्नुमी है, जाने कितने घर उजाड़ेगी हर्राफ। देखिएगा किस प्रकार की हाय किसी के दिल से उभर कर आती है दोस्तों। आज तो नरगिस उसके पास नहीं है, पर फिर भी नरगिस के माध्यम से, नरगिस के द्वारा किया गया हर एक चित्रण किस प्रकार का होकर निकल कर आता है दोस्तों सामने। हम यदि किस पर प्यार करते हैं तो समाज के सामने उस प्यार को जाहिर करना भी हमें आना चाहिए। और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। यह कहानी निर्माण के पीछे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है
कि यदि हम इस प्रकार की कहानियों को देखते हैं, सरहद के इस पार, इस प्रकार की कई ऐसी कहानियां हैं, तमाम ऐसा हिंदी साहित्य है कि जिस साहित्य में यदि हम आज भी देखते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें विघटनकारी का या जाति भेद का, गरीबी से लाचारी का, या नौकरी न होने के कारण कई प्यार तबाह हो जाते हैं। प्यार करते हैं, लेकिन क्या उस प्यार को हम जिम्मेदारी मानते हैं? और यदि जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर लेने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तरीके से हमें प्यार भी करना आना चाहिए। लेकिन प्यार करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम किस व्यक्ति के साथ प्यार कर रहे हैं। जाति, धर्म, इन सभी से परे यदि हमारा प्यार है, सर्वोच्च प्यार, निर्वाच्य प्यार, कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम उन सभी सामाजिक मर्यादाओं में अपने आप को ढालना चाहते हैं, हम अपने संस्कारों को पालना चाहते हैं, तो बेटा आप आपके संस्कार, आपके माता पिता के संस्कार, इनको बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि माता पिता के संस्कार आपके प्यार को प्राप्त करने में, हासिल करने में कामयाब होंगे। और यदि आपका प्यार सच्चा है, तो निश्चित ही तौर पर आपके माता पिता आपकी उन सभी बातों पर मान भी लेंगे, आपकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन जब हम रेहान के व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो रेहान की आज हालत कैसे हो गई है? सुरैया आपा के कारण। और कभी सुरैया आपा जिस प्रकार से चील के रूप में वहां पर उभर कर आती थी, और वह उन्हें हमेशा चिढ़ाता था रेहान, और एक जब चील को चिढ़ाता था, तो उसी चील ने उसका एक उंगली को काटा भी था, और जिससे खून निकल कर आता था। जब भी वह गोश्त मार्केट से लाते थे, तो चिचड़े, छोटे छोटे चिचड़े, मतलब मांस के जो टुकड़े होते हैं, वह जरूर लाते थे, और चबूतरों पर बैठकर, चबूतरा होता है ना, मतलब घर के आंगन में चबूतरे होते हैं, तो उन चबूतरे पर बैठकर वह उनको उछालने का नाटक करते, ताकि वह चिढ़ जाए, है ना। अंडे बच्चे वाली चील चिलोरिया, ऐसा कहकर रेहान चिढ़ाता था। और जब इस प्रकार से उसकी उंगली को जख्मी कर गए, कितना खून निकला था उसका। तो आज ऐसा हमारी छोटी सी नरगिस का, चूंकि वह 10 साल की है ना? नहीं मैम, 7 सब लोग यहीं पर है ना? कोई खाना तो नहीं खा रहा है? हाँ मैम। जी नहीं। नहीं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बेटा। नहीं मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, हमारी नरगिस मात्र 7 साल की है, और केवल 7 साल की नरगिस से सारी बातों को आत्मसात करती है। सुरैया आपा भी क्या चील है? मतलब खून चूस रही है मेरे भैया का, इस प्रकार का उत्तरदायित्व वो कर रही है। भैया को उसने पागल बना दिया। दद्दा तो उसे नासपीटी कहती है, जहन्नुमी कहती है, जाने कितने घर उजाड़ेगी हर्राफ। मतलब कितनी मतलब वो यहाँ पर सुरैया को इस प्रकार का नासिरा जी ने उसे उसके वक्तव्य को देने का इसलिए भी प्रयास किया, क्योंकि जाति भेद को बताया है यहाँ पर, कि जातिगत विभेद किस प्रकार का होता है। एक उच्च कोटि का, एक उच्च जाति का होता है, एक निम्न जाति का होता है, जिस कारण हम शादी नहीं कर पाते उस व्यक्ति के साथ। और जब शादी टूट जाती है, प्यार करने वाले बिखर जाते हैं ना, तो प्यार करने वाले दो दिल कैसे बिखरते और एक की हालत कैसे होती है, तो यहाँ पर मार्मिकता से दिया हुआ है। तो समाज में रहने वाले न जाने कितने ऐसे रेहान है, न जाने कितनी ऐसी सुरैया आपा है, जो एक दूसरे को प्यार करती है, निरंतर रूप से करती, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं के बीच में रहने वाली वह सुरैया आपा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करती है, और जिस कारण वह रेहान से शादी नहीं कर पाती। सरहद के पार रहने वाले किसी के साथ शादी करती है या नहीं करती है, हम लोग आगे देखेंगे। आज ये सारा कोर्स यदि बता दिया जाए, तो हम लोग कल की तासिका में नहीं जुड़ेंगे, है ना। इसलिए हम आज नहीं बताएंगे कि उनका अंत क्या होता है, कल की तासिका में, परसों की तासिका में आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलते दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिएगा कि जैसे ही नरगिस इधर आओ, अम्मा की कमजोरी में डूबी आवाज उभरी है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। आगे बढ़े? आपकी आज्ञा है, आगे बढ़े। ओ यस मैम। ओके,
आई अम्मा। अब देखिएगा, जैसे आपकी मम्मा आपको आवाज देती है, मुझे नहीं पता आप आई के पुकारते हो, माई के पुकारते हो, मॉम के पुकारते हो, या मम्मा के पुकारते हो। तो जैसे ही आप आपके मम्मी के साथ बात करते हो कि मम्मा आपको पुकार रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आई अम्मा, तुरंत कह देते हो। नरगिस दौड़ी हुई आई। मेरी तिलेदानी से जरा महीन वाली सुई निकाल लाना। मतलब जो पुराने लोग थे, मतलब बहुत अच्छा सारी चीजों को, छोटी सी सुई है, महीन वाली है, और उसे किस प्रकार से संजो कर रखने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। अब उसे संजो कर रखा हुआ है, तो वो क्या कहती, जा मेरे तिलेदानी से जरा महीन वाली सुई तो लेकर निकाला ना। नरगिस भागती हुई असबाब वाली कोठरी में घुसी, अंदाजे से तिलेदानी टीन के बक्से उठाई और कोठरी से बाहर भागी। होता है ना, एक स्टोर रूम अपने घर में निश्चित तौर पर होता है बेटा, और जिस स्टोर रूम में जाने से डर लगता है, क्योंकि वहां पर अंधेरा भी होता है, और अंधेरे के साथ साथ वहां उस कोठरी में डर इसलिए भी होता है क्योंकि सामान भी होता है, इधर उधर फैलाया हुआ सामान, जिसे डर भी लगता है कि कहीं यहाँ पर कोई आ न जाए। और ऐसी हमारी नरगिस भागती हुई जाती है, असबाब वाली कोठरी में घुसती है, और अंदाजा लगा लेती कि हाँ इसी यही तिलेदानी है, और उस तिलेदानी टीन से बक्स को उठाती है, कोठरी से बाहर भाग जाती है। और इस अंधेरी कोठरी से नरगिस को बड़ा डर लगता है। जाने अम्मा इसमें कैसा सामान रखती है और उठाती है। मतलब अम्माओं को तो आदत होती है, मॉम को आदत होती है, न जाने किन किन समस्याओं को वो अपने ऊपर लेती है। जाकर जरा खलीकोन को तो बुला लाओ। कहना, नवाब दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, दद्दाक ने फौरन बुलाया है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी तबीयत ठीक न होने पर हमारे शरीर को सौंप देते हैं किसी चिकित्सक पर, किसी डॉक्टर पर। लेकिन उस जमाने में जब नासिरा शर्मा ने यह कहानी लिखी, तो वहां पर खलीकुन हुआ करता था, मतलब वैद्य हुआ करता था, है ना। तो उस वैद्य को बुलाने की बात की जा रही है। नरगिस दरवाजे की तरफ बढ़ती, और अक्सर ये जो कार्य है ना, अक्सर ये काम सब बच्चे ही कर देते थे। आज के बच्चे सुनते नहीं, वो बात अलग है। क्या हम लोग सुनते हैं, ये सारा कार्य कर पाते हैं? निशिगंधा, प्रतीक्षा, विशाखा, भाग्यश्री, यस मैम। करते हो आप लोग घर के काम? Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay. हाँ मैम करते यस हैं। मैम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सभी से मिलकर। आपकी एक दिन पेरेंट्स मीटिंग भी रखवाएंगे कि सही में मेरी बच्चियां इतनी प्यारी है। पता नहीं यार, ये लॉकडाउन कब खुलेगा और कब हम सभी लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। आज लगभग 22-23 लड़कियां जुड़ी हुई है, लेकिन एक को भी मैं देख नहीं पाती हूँ। इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि यार बिना देखे कैसे पढ़ाए में हम हमारे बच्चों को, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या करें, सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते। सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन के को हम सभी लोगों को आत्मसात करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन बहुत एक दिन जल्दी ही आएगा कि जिस दिन हम दोनों साथ साथ रहेंगे। इंतजार है उस दिन का। दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की, बात कर रहे थे कार्य को करने की। तो हम लोग भी अपने घर के उन सभी कार्यों में हाथ बटोरते ही होंगे। जैसे हमारी छोटी सी नरगिस है, मात्र 7 साल की नरगिस है, लेकिन जब उसकी अम्मा उसे कहती, जब उसकी दद्दा उसे कहती, जा बेटा ये काम करके दो, वो काम करके दो, तुरंत भागती है। उत्तरदायित्व है आप पर। क्या हम अपना उत्तरदायित्व ठीक ठाक ढंग से निभाना आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अब तक यदि हमने हमारे बड़ों की बातों को सुना नहीं होगा, सुनकर नजरअंदाज कर दिया होगा, सुनकर अनसुना कर दिया होगा, तो बेटा ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। आपको आपके साथ आपके परिवार की जिम्मेदारी को ढोना है। आपके परिवार के अन्य सदस्यों की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, उनकी कौन कौन से कार्य होते हैं, उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, यह भी देखना आपका मूल उत्तरदायित्व होता है। तो अब तक नहीं किया होगा, तो इसके आगे आप लोग वो कार्य करोगे, यही आशा रखते हैं। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े बेटा, Yes, आपकी ma'am. आज्ञा हो तो। जी मैम। वेरी गुड। Yes, ma'am. नरगिस दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेकार आप परेशान हो रही है, मैं ठीक हूँ, अम्मा ने रेहान भाई की बुशर्ट उठाते हुए कहा। अम्मा चूंकि बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अब बेहोशी से वो अब जग चुकी है। और देखिए ना, ये जो अम्मा का चरित्र दिखाई दिया है ना, वो मैं
मुझे ऐसा लगता है कि हर एक नारी का वक्तव्य ऐसा होता है, मतलब यूं नहीं कि अम्मा ही ऐसा कहती है, आपकी मॉम भी, आपकी मम्मा भी, आपकी आई भी घर में रहती है तो निश्चित ही तौर पर बेटा वह सारी मुसीबतों को झेलती है। वो बीमार भी होती है तो भी कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी, हर चीज के लिए तैनात होती है। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हर कार्य वो अपने आप करते जाती है, लेकिन हम लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी थकी हुई है। ले लीजिएगा उनके हाथों के जो काम है आप खुद बटोर लीजिएगा, और जब आप ये काम करोगे, आपकी मॉम का हाथ बटोरने लगोगे, तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं, प्यार की जो संदेश इन कहानियों के माध्यम से हमें मिलते हैं, उन संदेशों को हम अपने आचरण में लाएंगे। और तभी दोस्तों ये जो संपादक मंडल ने इतनी सुंदर और मार्मिक यथार्थपूर्ण कहानियां जो भेजी है, उसकी सफलता तभी होगी जब हम उसे अपने आचरण में लाएंगे। केवल पढ़ना और पढ़ाना हमारा परम उद्देश्य नहीं होना चाहिए बेटा। तो पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त हमें इसके मूल्यों को देखना होगा। हर कहानी हमें क्या सीख देकर जाती है, तस्वीर कहानी से हमने क्या लिया, मूल्यबोध लीजिएगा। हाँ अंकिता जी, आपसे एक बात शेयर करनी थी। आप लोगों को एक सवाल किया जा रहा है, कितनी कहानियां हुई हमारी, लगभग 3 या 4 कहानियां हुई। 3 कौन कौन 3 कहानी। 3 सदगति, हाँ जी, जिनावर और तस्वीर। ओके ओके ओके। आज का होमवर्क, कल का होमवर्क आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? यस मैम। यस मैम। ओके अंकिता, आप जरा यस मैम। अंकिता जी आप जरा रिकॉर्ड रख लीजिएगा, जितने बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप पर आया हुआ है, गूगल क्लासरूम पर आया हुआ है, उन सभी का रिकॉर्ड आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, एक पेज उठाइएगा या मोबाइल पर टाइपिंग होता है, उस पर आप लोग उनके नंबर, नाम लिख लीजिएगा कि जितने बच्चों ने होम असाइनमेंट कंप्लीट किया हुआ है, सभी के नाम लिस्ट में होने चाहिए। लगभग जितने बच्चे रेगुलर रहते कम से कम उतने लोगों के। 23 बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि 23 बच्चे वहीं पर होंगे जिन्होंने और मुझे लगता है कि 75 से ज्यादा वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हुए हैं बच्चे। अब देखिएगा इतने बच्चे ज्वाइन होते हैं और क्लास के लिए बहुत कम बच्चों की एंट्री होती है, ऐसा क्यों है? उन बच्चों को आवश्यकता नहीं है क्या? तो आप लोग थोड़ा शेयरिंग करते जाइएगा, आपकी जिस भी लेक्चर्स में बात होती है उन आपकी बाकी की सहेलियां होती हैं, उन सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। और एक बात, आज का होमवर्क क्या है कि आपको 3 कहानियां आपने ली, सदगति कहानी, उसके पश्चात तस्वीर कहानी, जिनावर कहानी। तो इन जिनावर। 3 कहानियों के माध्यम से आपने क्या सीख ली? 3 कहानियों में से आपने क्या सीख ली, क्या प्रयोजन रहा उन कहानियों का, ये हमने देख लिया। ये सारी बातें इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपका मूल्यबोध क्या कहता है? ऊपर हेडिंग देना है आपको, सदगति कहानी का मूल्यबोध। नीचे लिखना है जो आपको लगता है, आपके माइंड की बात हम सुनना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि सदगति कहानी में क्या क्या दिखाया गया है ना? कहानी कथा वस्तु के रूप में बिल्कुल मत लिखिएगा, लेकिन आपने उस कहानी से क्या लिया, मुझ में कौन से दोष थे, मैं किन विचारों को आत्मसात करने वाली थी, क्या मैं पंडिताइन के जैसा बर्ताव आज तक करती आई थी, और क्या मेरा इस कहानी को पढ़ने के उपरांत मुझ में कोई परिवर्तन हुआ? तस्वीर कहानी, जिनावर कहानी, देखिएगा अपने अपनी ओर से ये होमवर्क आपको दिया जा रहा है। फिर से एक बार हम उस प्रश्न को रिपीट करते हैं, सारे लोग उस प्रश्न को पेज पर लिख लीजिएगा, जैसे आपने PDF सेंड किया ठीक वैसे ही आपको ये करना है। असाइनमेंट नंबर 2 क्लियर हुए? असाइनमेंट नंबर 2, 3 कहानियों का मूल्यबोध, फिर एक एक करके लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि आज ही एक ही दिन में कंप्लीट हो, ध्यान में रखिएगा। एक एक करके एक एक कहानी को डालिएगा, लेकिन लिखकर छोड़ दीजिएगा। लिखकर अपने पास वो तीनों कहानियां रखिए। तीनों कहानियों का पेज जब तक होता है, मानते हुए चलेगा आज की तासिका में आपने एक कहानी लिखी, आज की दिन एक कहानी लिखी, और कल आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी या फैमिली कोई त्योहार मना रहे थे या जो भी था, कल नहीं लिख पाए, परसों के दिन लिख पाए, तो परसों में यदि 2 कहानियां लिखी तो परसों की 2 कहानियां और आज की एक कहानी मिलकर 3 कहानियां आपकी बनती हैं। तो आपको तब ही वो फील करनी है, तभी आपको फोटो निकालकर स्कैन करके PDF डालने, जब आपकी 3 कहानियां कंप्लीट हो जाएगी।
ध्यान में रखिएगा, कोई भी व्यक्ति एक एक करके कहानियां नहीं डालेगा, हमें चेक करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हर व्यक्ति, जैसे निशिगंधा है तो निशिगंधा की जब तक 3 कहानियां कंप्लीट नहीं होती तब तक वह नहीं डालेगी ग्रुप पर। जिसकी 3 कहानियां हो गई वह ग्रुप पर डालना स्टार्ट कर देगा। ओके ओके। यस मैम। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब क्या कहती है अम्मा? अम्मा कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूं, आप काहे परेशान हो रही हो, मेरे जीते जी सारे चोचले हैं, मर गई तो कौन आएगा यहाँ पर। दद्दा ने कहा। अब दद्दा मतलब बड़े घर के जो लोग होते हैं ना, वो तो अपने ऊपर ले लेते हैं सब कि ये तो मैं हूँ जिस कारण इस परिवार को मैं बचा रही हूँ। और खास तौर पर यदि हमारी दादी को लेते हैं, नानी को लेते हैं, तो दादा दादी नाना नानी इसी प्रकार का बर्ताव करते हैं दोस्तों, कि हाँ हम हैं इसलिए परिवार है, तो वह ठीक है। और जब हमारी भी ये सोच बन जाती है, हम उन मूल्यबोधों को आत्मसात करते हैं। हमारा ये कहना है दोस्तों कि जिन परिवारों में दादा दादी नाना नानी, जो बच्चे नाना नानी दादा दादी के पास रहते हैं, वो बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं इनकी अपेक्षा। इसलिए भी संस्कारी होते हैं क्योंकि ये मत करो वो मत करो, यदि इस प्रकार की तानेशाही मम्मी और पापा से मिलती है तो मम्मी बड़ी खराब है। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि मम्मी बहुत गंदी है। किस कहानी में देखा कि मम्मी गंदी है, पापा तुम बड़े अच्छे हो? तस्वीर कहानी में। तस्वीर कहानी में। और ऐसा ही हम सभी का बर्ताव तस्वीर होता कहानी। है बेटा, कि जब भी हम अपनी मम्मी हमें कुछ परामर्श देती है, कुछ सलाह देती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी सलाह को यदि हमारे दादा दादी जिस पर हम लोग अपना प्यार करते हैं, प्यार छिड़कते हैं, ऐसे लोगों ने कहा तो हम लोग मान लेते हैं। ऐसा होता है, हुआ है ऐसा। तो इस प्रकार से हमारी ये जो दद्दा है वो क्या कहती कि मेरे जीते जी सारे चोचले हैं, मर गई तो कौन आएगा यहाँ पर। दद्दा ने कहा और मर्तबान से कुछ मेवे जड़ी बूटी जैसी चीजें निकाल कर उसकी पुड़िया बांधने लगे। मतलब जो पुरानी चीजें थी, जो मेवे थे उसके पास में, जड़ी बूटियां थी, उस चीजों को निकाला और उसकी पुड़िया बांधने लगे। गली में सन्नाटा था, पूरी गली सुनसान थी, सन्नाटा था। हिंदू मुसलमान फसाद हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे। दोस्तों स्क्रीन शेयर की जा रही है आपके सामने। हम किसी भी प्रकार की मानवीयता को ठेस पहुंचाने वाली बातों को नहीं करना चाहते, बल्कि हम यूं कहना चाहते हैं कि जो है जैसा है यथार्थता आपके सामने है। एक भी कहानी का वर्ड हमने हमारे पॉकेट से नहीं लिया है बेटा। नासिरा शर्मा जी जो चाहती है वही शब्द आपके सामने है। हिंदू मुसलमान फसाद हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे, मगर अम्मा के लिए 2 युग। खपरेल पर बैठकर रेहान के जो मुंह में आता था वो बकता जाता था। माँ बाप को शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा था। ये वाक्य को जरा रिपीट करके देखिएगा। माँ बाप को शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा था। हमारा वक्तव्य, हमारा कृतित्व, हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारी वाणी कैसी है, हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इन सभी पर और इसीलिए हमने आपको कहा ना कि आप ही आपके परिवार के सेलिब्रिटी हो बेटा। आपके परिवार में वही सब कुछ होता है जो आपके माता पिता आपके हित में चाहते हैं। यदि आपकी मार्च या अप्रैल माह में एग्जाम रखी जाती है तो घर के परिवार में होने वाले बड़े बेटे की शादी मार्च या अप्रैल में तय नहीं की जाती। इसलिए तय नहीं की जाती कि नहीं आपकी पढ़ाई चलेगी, आपके पढ़ाई में बाधा आएगी, आपके भी और उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि सामाजिक मर्यादाओं को पाला जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग भूल जाते हैं, माता पिता के दिए हुए उन संस्कारों को आत्मसात नहीं करते हैं, और जिस कारण अपने माता पिता को शर्मिंदगी के सिवाय और कुछ नहीं मिलता उनके हाथों में। और ऐसा ही कुछ हुआ जब रेहान अपना ऊपर चला जाता है और ऊपर जागते हुए खफरेलों को तोड़ता है और नीचे ताट ताट फेंकता है, उसे ताट ताट टूट जाते हैं और उसे यह तक यकीन नहीं है कि नीचे कोई आएगा जिसके सिर पर ये चल जाएगा, जिस खून की धारा बह सकती, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे समय में माता पिता कैसे कहेंगे, क्या वो तय कर पाएंगे, क्या ये सह पाएंगे। लेकिन हमारा रेहान किस प्रकार का वक्तव्य देता है देखिएगा। मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। क्या कहता रेहान देखिएगा, ऊपर बैठा हुआ है, एक एक को मार रहा है, अभी तक उसने मार भी खाई है, फिर से जाकर चल गया है ऊपर। मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके, साल कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो।
जाकर पूछो इनसे तुम्हारे बाप दादा कहाँ है। मेरे बाप दादा इस धरती के आगोश में गड़े हैं, सबूत चाहिए तो देखो जाकर हमारे कब्रिस्तान, सबके सब मौजूद हैं वहां, खुद गद्दार है और हम पर इल्जाम लगाते हैं। देखिएगा किस प्रकार का वक्तव्य है। यह वक्तव्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है बेटा, रेफरेंस कॉन्टेक्ट के लिए, संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए यह वाक्य आपको डाला जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। और इसीलिए हर एक कहानी को हम लोग लेना चाहेंगे, हर एक शब्द को हम लोग आपके सामने रखना चाहेंगे। मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। रेहान पता नहीं क्या उपरयुक्त तो वाक्य से पता चल जाता है कि बैठकर रेहान के जो मुंह में आता बकता था, उसे यकीन नहीं पता नहीं है उसे किस प्रकार का कार्य वो कर रहा है, किस प्रकार का वक्तव्य वो दे रहा है, उसकी वाणी कितनी गंदे रूप से निकल रही है। क्या कहता है, मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। साले कहते कि तुम पाकिस्तानी हो, जाकर पूछो इनसे तुम्हारे बाप दादा कहाँ है। मेरे बाप दादा इस धरती के आगोश में गड़े हैं, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए तो जाकर देखो हमारे कब्रिस्तान में, सबके सब मौजूद है वहां, सब वहां खुद तुम खुद गद्दार हो और हम पर इल्जाम लगाते हो। नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूंढा है, आखिर कहे भी क्या। मारो सब कातिलों को, मारो, खून की नदियां बहा दो मार मार कर। अपने आप बकता जाता है, कोई नहीं है वहां पर, लेकिन वो अपने आप बकता चला जाता है। लेकिन क्या इस प्रकार